नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे और धाम में करीब 10 से 15 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचकर बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। और इस कार्यक्रम में देश भर से साधु, संत और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियां और बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के भक्त शामिल होंगे। यहां करीब 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी आज बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। बहुत ही खास दिन और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इससे पहले ही कहा था कि एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आपने अस्पताल में मंदिर देखा, लेकिन मंदिर में कभी अस्पताल नहीं देखा होगा और इसीलिए भी ये बहुत खास पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। धाम में पीएम 10 से 15 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचकर बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। इसकी तैयारियां लगातार कई दिनों से की जा रही हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले कई दिनों यहां पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा भी उन्होंने खुद लिया। और एमपी दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में क्या कुछ लिखा, ये बताते हैं आपको। अगले 2 दिन तक एमपी के विकास को समर्पित है मेरा दौरा। उन्होंने कहा 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में रहूंगा, कैंसर अस्पताल की रखूंगा आधारशिला। 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या पोस्ट किया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के विकास को समर्पित रहेंगे। इसी कड़ी में कल दोपहर यानी कि आज की उन्होंने बात की है, 2 बजे के करीब वो छतरपुर आएंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर इस पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवगत कराया है। और इस कार्यक्रम की यदि बात करें तो ये आज का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है वो है बागेश्वर धाम में बनने वाला कैंसर हॉस्पिटल, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके भी जानकारी दी और साथ ही जीआईएस का शुभारंभ किए जाने की भी उन्होंने जानकारी दी है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है पीएम मोदी का, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता छतरपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर आएंगे और कहा जा रहा था कि ये सबसे ऐतिहासिक दिन होने वाला है, इसी का बेसब्री से इंतजार था, ये घड़ी अब आ गई है। बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा कि बुंदेलखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि एक अस्पताल का, जो कैंसर अस्पताल का आज आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छतरपुर के बागेश्वर धाम आ रहे हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास वो खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके प्रभारी मंत्री अदल सिंह कंसाना उनकी अगुवाई करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे। उसके बाद गाँव गढ़ा, जहाँ पर बागेश्वर धाम स्थापित है, वहाँ पर वो पहुंचेंगे और बालाजी सरकार के सबसे पहले वो दर्शन करेंगे। 10 से 15 मिनट वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। देखिए, कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कैंसर जैसी जो बीमारी है, लाइलाज बीमारी, उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि केवल कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं, आने वाले समय में इस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए, तमाम जो भक्त हैं वो जो यहाँ पहुंचते हैं उनको इलाज कराने में आसानी, वो कह रहे हैं कि लगातार वो जब कथाओं में जाते हैं तो लगातार ये देखते हैं कि लोग, खासकर युवा हो, बच्चे हो, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि खान पान व्यवस्थित नहीं रह गया और इसीलिए उन्होंने कैंसर अस्पताल की स्थापना की और उसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रही है। अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, इसकी तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद बीडी शर्मा हो या डिप्टी सीएम से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार यहां पर कल तक दौरे करते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई। लगभग 2 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई, क्योंकि न केवल भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के समय कम है, इसलिए चलते चलते बताइएगा क्या संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री, देखिए 3 लोगों के यहाँ संबोधन होने हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संबोधन होगा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करेगा। आपको बता दें कि इसके पहले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसी बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचे तो केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी थी। तो देखिए, पहले जो है वो पानी का एक बड़ी सौगात दी थी और अब जो है वो एक कैंसर अस्पताल की सौगात देने के लिए बिल्कुल, और एक बड़ा उपहार होगा न सिर्फ बुंदेलखंड का, जब
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना उसके बाद ये उसी की स्तर का एक बड़ा बुंदेलखंड को विकास के रूप में हॉस्पिटल मिलने वाला है। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और कल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी इसका शुभ आरंभ करेंगे। दरअसल जीआईएस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों का खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मिंटो हॉल पहुंचे और तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम मानव संग्रहालय पहुंचे, तैयारियों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। और ये महाकुंभ है निवेश का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, और इस इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश कराना, प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के स्तर पर संबल प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य रहने वाला है। मिंटो हॉल और मानव संग्रहालय में समीक्षा की गई है खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। हालांकि ये निवेश महाकुंभ जो आने वाले समय में एक फलदार वृक्ष की तरह मध्य प्रदेश को छाया के साथ साथ फल भी प्रदान करने वाला है, तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल का दिन ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच 23 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पे पधार रहे हैं और बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के बाद यहाँ भोपाल आने वाले हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मान के चलता हूँ कि बहुत लंबे समय बाद शायद प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ भोपाल रुक रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। और भोपाल का आतिथ्य ये वैसे अलग प्रकार का है। भोपाल की खूबसूरती मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, संगठन की ओर से माननीय वीडी शर्मा जी और हम लोग यहाँ पूरी व्यवस्था देखने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी यहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और सबके मार्गदर्शन में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो, ताकि यहाँ की मीठी स्मृति लेकर के प्रधानमंत्री जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तैयारियों का आखिरी दौर चल रहा है और जैसा कि जानकारी है कल भोपाल में यशस्वी प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी हो गई हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जिस सभागार में होगा वहां करीब 3000 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसी सभागार में पीएम मोदी रहेंगे। सभागार के मुख्य स्टेज के बैकड्रॉप को 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स से बनाया गया है, तो वहीं प्रदेश सरकार और पार्टनर कंट्रीज के लोगों को भी लगाया गया है। आपको बता दें कि मुख्य स्टेज पर एनिमेशन और फिल्म्स के जरिए मध्य प्रदेश की संस्कृति, औद्योगिक विकास की झलक को दिखाया जाएगा और मंच की पहली पंक्ति पर पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत शीर्ष राजनेता और उद्योगपति मौजूद रहेंगे। 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 की टीम पहुंची यहां पर और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यही है वो हॉल जहां पर ये निवेश का महाकुंभ आयोजित होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। फिल्म्स और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत जल्द जबलपुर में एक फिल्म सिटी बनने की योजना बन रही है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े फिल्म निर्माता भारत भूषण जबलपुर में फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वे शामिल हो रहे हैं, जहां फिल्म सिटी बनाने के लिए MOU साइन किया जाएगा। करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में 3000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी बनाने की योजना है, जिससे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, बल्कि संस्कारधानी और महाकौशल पूरी दुनिया की नजरों में अलग पहचान बनाएगा। तो प्रकृति की खूबसूरती तो यहां पर भर भर कर है और इस प्राकृतिक खूबसूरती को कैमरे के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का फिल्म सिटी बनाने का लक्ष्य है।
एक्चुअली हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को लेके, फिल्म उद्योग को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ 2019 से, हम लोग कोर एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री को डिपेंड करते हैं, बिलोंग करते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत अपार संभावना दिखी है मुझे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज़ अ प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग स्टेट, और यहाँ पे बस प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है, यहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूसर्स नहीं है। अगर यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउसेस होता, आज के तारीख में सलमान खान, शाहरुख खान को छोड़ दीजिए आप, मुझे लगता है अमिताभ बच्चन भी जी से भी पहले जितने भी हीरोज है उन्हीं लोगों से यूज़ करके यहाँ पे मूवीज़ बनाते थे आप लोग यहाँ। जी मेरे हिसाब से तो देखिए, जबलपुर अब उस राह पे है कि वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। हम कह सकते थे कि जबलपुर में रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जबलपुर के जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो कहना चाहिए हर फिल्म लाइन में काम करने वाले लोग हैं, उनको रिक्वायरमेंट है कि जबलपुर में एक ऐसी प्लेस हो जहाँ पे सब जाके उस जगह पे अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, और उससे हमारे शहर को भी नाम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी चीज़, और चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह महामुकाबला दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को लेकर टीम इंडिया के समर्थकों में भारी उत्साह है। दरअसल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत जीत के साथ की है, और वो अपने पहले मैच में बांग्लादेश को धूल चटाने में कामयाब रहा। 6 विकेट से बांग्लादेश को हराया, और अब आज चिर परिचित अंदाज में हमारे सभी धुरंधर मैदान पर उतरेंगे और अपने चिर प्रतिद्वंदी को धूल चटाएंगे एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल, और पाकिस्तान को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच आज दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे पहला मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। अब आज का जो मैच है, हालांकि ये तो ग्रुप स्टेज का मैच है अंशिका, लेकिन इस ग्रुप स्टेज मैच में भी पाकिस्तान को करो या मरो की सिचुएशन का सामना करना होगा, क्योंकि एक तो भारत जैसा खिलाड़ियों का जो पिरामिड है वो उनके सामने होगा, एक अभेद किला उनके सामने होगा जिसे भेद पाना पाकिस्तान के लिए अमूमन चुनौती ही रहता है। और उसके बाद भारत जो जीत से शुरुआत कर चुका है, उसका मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है, और भारत के 140 करोड़ फैंस का सपोर्ट अपनी मेन इन ब्लूज के साथ है। और अब देखना यह होगा कि आज का मुकाबला जो है वो क्या एक तरफा भारत के पक्ष में होगा, या फिर क्रिकेट चुनौतियों का जो गेम है वो चुनौतियां यहां पर देखने को मिलेंगी। और आज का मैच काफी हाई वोल्टेज रहने वाला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग है। दरअसल 50 ब्लॉक्स के ग्राम पंचायतों में वोटिंग होनी है, और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में आज वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। तो मतदान की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, चूंकि 7 बजे का समय था, और आज दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। और पहले शहर की सरकार चुनी छत्तीसगढ़ वासियों ने, अब गांव की सरकार चुनी जा रही है। 50 ब्लॉक्स के ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है, और अंतिम चरण में सुकमा के कोटा ब्लॉक में भी मतदान हो रहा है। नक्सली लीडर हिड़मा का गांव पूर्ववर्ती में आजादी के बाद पहली बार मतदान होने जा रहा है, जिसकी पहली तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम मोटरसाइकिल पर निकली। क्योंकि यहाँ जो हालात हैं, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ मतदान हो रहा है, और बहुत साधन संपन्न नहीं है ये क्षेत्र। नक्सल प्रभावित होने की वजह से इसे विकास से कोसों दूर रखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ये देखिए, ये यहाँ की मुख्य सड़क है, जिसे आज तक पक्का नहीं किया जाने दिया गया उन नक्सलियों ने। आज त्रिस्तरीय पंचायत का आखिरी चरण है, और आखिरी चरण में सुकमा जिले का कोंटा ब्लॉक में मतदान हो रहा है, और कोंटा ब्लॉक घोर नक्सल पर इलाका है, और इस वक्त रात की 3 बज रही है, और हमारी न्यूज 18 की टीम जो है कवरेज के लिए निकल चुकी है। कवरेज उस इलाके का किया जा रहा है जो
कभी नक्सलियों का जो लीडर है हिड़मा, उसका गढ़ माना जाता था। नक्सली हिड़मा का गांव है पूर्ति, वहां पर आज़ादी के बाद पहली बार मतदान हो रहा है और पहली मतदान की पहली तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रात के 3 बजे मोटरसाइकिल पर हम लोग निकल चुके हैं। न्यूज 18 की टीम जो है पूर्ति के लिए निकल चुकी है। कोंडागांव में पंचायत चुनाव में तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है। चुनाव जीतने के लिए तांत्रिक बुलाने का मामला सामने आया। दरअसल तांत्रिक और प्रत्याशी की थाने में शिकायत भी की गई है। विरोधी पक्ष ने अब इस पूरे मामले पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है और ये चुनाव में तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना कई लोगों का लक्ष्य होता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब कानूनी कार्रवाई क्या की जाती है देखने का विषय होगा। और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, चुनाव जीतने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया जा रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है और कुआकोंडा ब्लॉक दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में आज तीसरे चरण का मतदान होगा। मैं आपको बता दूं कि जो जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 पद हैं जिनमें ये चुनाव होगा और जनपद सदस्य हेतु 10 और सरपंच के लिए 32, पंच के लिए 113 निर्वाचन के लिए मतदान किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एन केन प्रकरण जो प्रत्याशी हैं कैसे भी अपने जो चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं और ये जो तंत्र मंत्र की बात कहें तो तंत्र मंत्र भी इस बार चुनाव में देखा गया कि तंत्र मंत्र का प्रयोग कर वो चुनाव जीतने के एन केन तरीके अपना रहे हैं। पर ये देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव में ये तंत्र का प्रयोग कहां तक चलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुआकोंडा ब्लॉक है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मतदान होना है। इससे पूर्व भी 2 चरण के मतदान में शांतिपूर्ण मतदान रहा, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुआकोंडा के साथ साथ कटे कल्याण ब्लॉक भी था। पर जो मतदान हुआ वो बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। इसमें जो सूझबूझ थी वो सुरक्षा बलों की चारों दिशाओं में घेराबंदी कर रखा था और जवान हर जगह मौजूद रहे। कुल मिला के ये देखा गया कि जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई और आज सुबह 7 बजे से ही कुआकोंडा बिल्कुल। और दिनेश, देखिए देखना होगा कि आखिर कौन होगा गांव की सरकार। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर सीधी से, जहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। संदिग्ध हालत में पकड़े गए 5 युवतियों और युवक, जिसमें 2 विदेशी और 3 अन्य राज्यों की युवतियां पकड़ी गई हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और तब जाकर देह व्यापार का खुलासा हुआ है। संदिग्ध हालत में 5 युवती और युवक पकड़े गए। 2 रशियंस और 3 अन्य राज्य की युवतियां यहां से पकड़ी गई हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। सीधी से ये पूरा मामला सामने आया। स्पा सेंटर दरअसल यहां चलाया जा रहा था और स्पा सेंटर में क्या कुछ चल रहा था इसकी जांच अब पुलिस करेगी। हालांकि आरोप है कि यहां अनैतिक कार्य किए जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। के पास में जमुई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक थाई स्पा सेंटर है जहां पर अनैतिक देह व्यापार चलाया जा रहा था। इस पर से हमने डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। इस टीम ने वहां पे कार्रवाई की है, जिसमें मौके से 5 युवक और 5 युवतियां मिली है। स्पा के संचालक एवं 5 युवक और युवतियों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की। और अगली खबर विदिशा से, जहां 16 दिन से लापता छात्र की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। छात्रावास से लापता है 13 साल का छात्र। 15 दिन बाद परिजनों को जानकारी दी गई। हॉस्टल में रोल नंबर लेने आए थे परिजन। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नहीं, वो तो 7 तारीख को मैंने बीच में सूचना नहीं दी। आपने बीच में बताना था हमें कि आपका बच्चा भाग गया है, कहे नहीं है, तो बीच में हमें तो ही नहीं है सूचना। 21 को दी और 22 को हमें इधर आ गया। कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर साहब मिले नहीं, छुट्टी है थी, शनिवार है। हम इधर आ गए कोतवाली थाने, टीआई सिविल लाइन थाने
तो साहब ने बोली FRY कराओ। जी, अभी एक वीर सिंह यादव जी आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट करी है कि उनका 14 वर्षीय बालक जो कि NSCB छात्रावास माधवगंज स्कूल क्रमांक 2 में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो इन्हें 7 तारीख को छोड़ना बता रहे हैं और इनका कहना है कि मुझे परसों मोबाइल के जरिए पता चला कि बालक छात्रावास में नहीं है, तलाश करते आज यहाँ आए, उसके बाद रिपोर्ट करने आए। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश प्रारंभ कर दी गई। जबलपुर में पुलिस ने 4 बदमाशों का जुलूस निकाला है। बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। दरअसल दिन दहाड़े शख्स पर जानलेवा हमला किए जाने के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई और पीड़ित के परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दी थी और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका जुलूस निकाला। और देखिए, काफी संख्या में यहाँ लोग भी इस जुलूस के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं और उन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने वाले ये लोग हैं। और पुलिस प्रशासन जो इस तरह के दबंगई दिखाने वाले बदमाशों की बदमाशगिरी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, इसके लिए इस तरह से आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका जुलूस निकाला जाता है, जिससे इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को एक संदेश दिया जा सके। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।